Case 1, if we have got parallel vectors. Case 2 would be if we have got anti-parallel vectors. Case 3 would be if we have got perpendicular vectors. Let me call them special cases. Case 1. Parallel vectors. This is some vector A. This is some vector B, and they are parallel to each other. They may be collinear, they may not be collinear. मैं इधर पैरेलल वेक्टर के साथ में लिख देता हूं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर. Now, what do you mean by collinear? Collinear means the two vectors are acting on the same line. Non-collinear means they are parallel but they are not in the same line. इस समय मैंने पैरेलल वेक्टर नॉन कोलिनियर बना दिए. यदि इनको एक ही लाइन में ड्रॉ कर देता तो कोलिनियर हो जाते. हम पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहे हो, चाहे कोलिनियर हो भी सकते हैं, वो चाहे कोलिनियर नहीं भी हो सकते. दे मे बी कोलिनियर, दे मे बी नॉन कोलिनियर. अब हम कहते हैं इन दिस सिचुएशन वी यूज टू से एंगल थीटा इज 0 डिग्रीज. Cos of theta would be cos of 0 degree and it's always equal to +1. And in this case we used to say A dot B, जिसे हमने लिखा है mod A mod B into cos theta, it would be always equal to mod A into mod B. Simply mod A into mod. चाहे यह कोलिनियर हो चाहे यह नॉन कोलिनियर हो, this condition would always hold, this result would always hold. Case 2, the second special case. If we have got anti-parallel vectors, anti-parallel vectors, once again they may be collinear or they may be non-collinear. वेक्टर ए इस तरह से और वेक्टर बी एंटी पैरेलल मींस पैरेलल तो है मगर अपोजिट है. एंटी पैरेलल मींस दे आर पैरेलल बट दे आर अपोजिट टू ईच अदर. एक वेक्टर ए इस तरफ, एक वेक्टर बी उस तरफ. अब वंस अगेन द वेक्टर मे बी कोलिनियर मे बी नॉन कोलिनियर. कोलिनियर होंगे तो एक ही लाइन में आ जाएंगे, नॉन कोलिनियर होंगे तो अलग अलग लाइन में होंगे मगर एंटी पैरेलल. इस केस में हम कहते हैं द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एक रूल बार बार हमारे दिमाग में आता है, ये 180 डिग्री कैसे बोल रहा है, इधर 0 डिग्री कैसे बोल दिया? क्योंकि वेक्टर्स के साथ में एक रूल हम हमेशा लगाते हैं, vector can always be translated on the plane without changing its magnitude and direction.
वेक्टर को उसके प्लेन पर कहीं पर भी ट्रांसलेट कर सकते हो। ट्रांसलेट करते समय आप उसके मैग्नीट्यूड में कोई छेड़छाड़ मत करो, उसके डायरेक्शन में कोई छेड़छाड़ मत करो। मतलब यह जो वेक्टर मैंने बी इधर बना रखा है, मैं इस वेक्टर को ट्रांसलेट कहीं पर भी इस प्लेन में कर सकता हूं, इधर भी बना सकता हूं। डायरेक्शन में फर्क नहीं करूंगा, लेंथ में फर्क नहीं करूंगा। मैं इस वेक्टर को बी को इधर से इधर बना देता हूं, दोनों की टेल ज्वाइन कर देता हूं, तो मुझको एंगल वहां पर 0 डिग्री दिखेगा ए और बी के बीच। इसी तरह से इधर वेक्टर बी को मैं इधर बना देता हूं, इस दोनों की टेल ज्वाइन कर देता हूं। दोनों की जब टेल ज्वाइन कर दूंगा तो दोनों वेक्टर के बीच में मुझको एंगल 180 दिखने लगेगा, 180 डिग्री। एंड वी नो दैट if theta is 180, cos theta, which is equal to cos of 180 degree, would be equal to -1. And we used to say A dot B, which is equal to mod A mod B cos theta. This would be equal to minus of mod A mod B, minus sign. This leads to a negative scalar quantity. Now, the third special case is perpendicular vectors. The third special case would be perpendicular vectors, when the two vectors are perpendicular to each other. This is the situation. Vector A like this and vector B like this. Or if vector A like this, vector B like this. दोनों के बीच में यह एंगल 90 डिग्री किसी भी समय. In this situation, we used to say angle theta between the two vectors is 90 degree. And always remember cos 90 degree is equal to 0. जो cos 90 डिग्री होता है वह 0 होता है. Now, A dot B, A dot B is mod A mod B cos theta. This thing would be always 0. Dot product of two perpendicular vectors is always equal to 0. दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है. अब I will say this is the most important special case which would be used maximum throughout the coming 1 or 1.5 years. आगे जो आप पढ़ोगे उसमें बहुत ज्यादा यह केस इस्तेमाल होगा. एक बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रिसिटी में भी, मैकेनिक्स में भी,
कई जगह पर आपको कई बार यह बात प्रूव करने के लिए देते हैं, प्रूव दैट दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Whenever you are asked to prove that two vectors are perpendicular to each other, you will always apply the concept that if dot product of two vectors is 0, they are necessarily perpendicular to each other. If dot product of two non-zero vectors is 0, दो वेक्टर्स जो नॉन जीरो हैं, जिनका कुछ फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, जिसका मॉड ए फाइनाइट है, मॉड बी भी फाइनाइट है, और उनका डॉट यदि 0 हो रहा है, देन नेसेसरीली cos theta is 0, necessarily theta is 90 degree, necessarily they must be perpendicular to each other. मैं इधर नोट लिखता हूं. इस नोट को जब प्रॉब्लम आता है तो हम अप्लाई कर पाते हैं या नहीं, या देखेंगे. इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज 0, इफ डॉट प्रोडक्ट of two non-zero vectors is 0. Non-zero vector, non-zero vector मतलब दोनों वेक्टर का कुछ फाइनाइट मैग्नीट्यूड है. दो वेक्टर्स का कुछ फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, मगर फिर भी उनका जब डॉट प्रोडक्ट करा तो 0 आ गया. इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन-जीरो वेक्टर इज 0, they must be necessarily perpendicular to each other. दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कंपल्सरीली परपेंडिकुलर होंगे ही, तभी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है. जब भी हमें कहा जाएगा आगे कि प्रूव दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप हमेशा उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव करोगे, उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव करने की कोशिश करोगे. और यदि आपने ये कर दिया तो आप इमीडिएटली लिख दोगे कि द डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे ही. अब देखिए, this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. यह x-axis, y-axis, z-axis, मतलब x-axis इस तरह से है, y एक्सिस इस तरह से, और z एक्सिस बोर्ड के बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली आपकी तरफ आती हुई सीधी. अब दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, वी डिनोटेड बाय I कैप. दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, वी डिनोटेड बाय j कैप. एंड दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग z-axis with by k cap. मैं इन्हें डिस्क्राइब करता हूं इधर. I cap, it's unit vector along x-axis. It's unit vector along x-axis. मतलब, what do you mean by unit vector? Unit vector means a vector whose magnitude is 1 unit.
a vector whose magnitude is 1 unit. यदि हम फोर्स की बात करें तो 1 न्यूटन, यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 1 मीटर, यदि हम वेलोसिटी की बात करें तो 1 मीटर पर सेकेंड, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो 1 टेस्ला, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें देन 1 न्यूटन पर कूलम्स। यदि हम will study lot of vector quantities, अभी आप कुछ गिनी चुनी वेक्टर क्वांटिटीज जानते हो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स। आगे जाकर आप और भी ढेर सारी वेक्टर क्वांटिटीज देखोगे। हम कहते हैं कोई सी भी वेक्टर क्वांटिटी हो, यदि वह एक्स एक्सिस के अलोंग है और उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, या तो 1 न्यूटन कह दो, या 1 मीटर कह दो, या 1 मीटर पर सेकेंड कह दो, या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह दो, या फिर 1 टेस्ला कह दो, सच वुड बी कॉल्ड आई कैप। इस तरह से डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलावा कैप, इट्स unit vector along y-axis, k cap, its unit vector along z-axis। अब I dot I, I cap dot I cap, जरा सोचिए I cap dot I cap क्या होएगा? मॉड ऑफ I cap, mod of I cap into cos of 0 degree. Mod of I cap is 1, mod of I cap is 1, cos 0 degree is 1. We say I cap dot I cap is always equal to +1. Similarly, J cap dot J cap is always equal to 1. K cap dot K cap is always equal to 1. Because they would be parallel as well as collinear. यह वेक्टर्स पैरेलल भी होंगे, कोलिनियर भी होंगे। Now, think of I dot J. This would be equal to J dot I, and this would be always equal to 0. ध्यान रहे, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? A dot B, A dot B would be always equal to B dot A. Dot product is commutative. I dot J को मैं J dot I लिख सकता हूं, but that would be always equal to 0. Why? Because I cap and J cap would be perpendicular to each other. यह दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. J dot K would be equal to K dot J would be equal to 0. K dot I would be equal to I dot K would be equal to 0.
I can always write this. Now, after learning the concept of dot product, now I'll start the first part of the chapter, that is work. Now, देखिए, all of you are sitting and studying here right now. आप सभी लोग इस समय बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हैं. We used to say you are doing some work. In our colloquial language, हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि हम काम कर रहे हो, बड़ा भारी काम कर रहे हैं. रियली आपके पेरेंट्स तो इस बात को कहते हैं कि आप बहुत भारी काम करके आ रहे हो. काम पढ़ाई करने के बाद जब आप घर पे पहुंचते हो तो आपकी काफी आव भगत होती है. बट इन द सेंस ऑफ फिजिक्स, इन द सेंस ऑफ मैकेनिक्स, यू आर डूइंग नो वर्क. राइट नाउ जब आप सिर्फ बैठे हो, बैठकर मुझे सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, हम कहते हैं इस समय आप किसी तरह का कोई मैकेनिकल वर्क नहीं कर रहे. वी यूज्ड टू से मैकेनिकल वर्क इज देयर ओनली इफ देयर इज सम फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. जब किसी बॉडी का, जब किसी पार्टिकल का फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम कहते हैं कि वहां पर कुछ वर्क हो रहा है. अन्यथा हम कहते हैं कि वहां पर कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा. माइक बंद कीजिए किसके पास में. हाँ. नाउ हम कहते हैं राइट नाउ वॉट एवर यू आर डूइंग, इट्स नॉट मैकेनिकल वर्क, इट्स अ मेंटल वर्क. आप इस समय पढ़ाई करते समय ये जो काम चल रहा है, इसको आप कह सकते हो इट्स अ मेंटल वर्क. नाउ हाउ कैन वी डिफाइन दिस मेंटल वर्क? हम मेंटल वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? एनी जॉब दैट नीड मेंटल अलर्टनेस वुड बी कॉल्ड मेंटल वर्क. कोई सा भी ऐसा काम जिसमें मेंटल अलर्टनेस की आवश्यकता है, आप उसे मेंटल वर्क कहोगे. द मोर द मेंटल अलर्टनेस नीडेड इज, द मोर दैट जॉब इज टफर और इट्स हार्ड जॉब. वो मुश्किल का है, उतना ही ज्यादा वर्क वहां पर हो रहा है. एंड द लेसर the alertness is needed, the lesser the concentration is needed, the lesser is the mental work. हम जब फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जब मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें इस मेंटल वर्क से कोई मतलब नहीं. Here we will focus ourselves on mechanical work, on physical work, work done by physical system or work done in mechanics. And we used to say mechanical work is done only when there is some finite displacement of the body. जब बॉडी का, जब पार्टिकल का फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट होता है, तब मैकेनिकल वर्क होता है. This is a body, and this body is applied with some force F in this direction, and due to this force F, the body is displaced by S in this direction at
an angle of theta. Let me demonstrate it. Here, I have got a chair. I am pulling the chair in this manner. मैं इस चेयर पर फोर्स ऐसे लगा रहा, while the displacement of chair is in this direction. Or I am pushing this chair in this manner. मैं फोर्स ऐसे लगा रहा, and that chair is getting displaced in this manner. हम कहते हैं किसी बॉडी पर फोर्स का लगना और उस बॉडी का डिस्प्लेस होना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कोलिनियर हो, पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता. द मोर इंटरेस्टिंग सिचुएशन वुड बी व्हेन वी प्रोजेक्ट एनी पार्टिकल, व्हेन वी थ्रो एनी पार्टिकल. हम किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं और वो पार्टिकल इस तरह से जा रहा है. अब जरा सोचिए, किसी भी समय पर जब वहां पार्टिकल इधर है, तब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स mg इस डायरेक्शन में है, और इस इंस्टेंट पर यहां पार्टिकल डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रहा है. फोर्स किसी भी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में. इफ यू ऑब्जर्व दिस सिचुएशन, द पार्टिकल इधर है. Once again, force mg acting on the particle, that is gravitational force, ये तो vertically downward direction में है, and the particle is getting displaced in this direction. अलग अलग सिचुएशन पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बदलता जा रहा. हम कहते हैं कोई ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है जहां फोर्स वेरिएबल होता है, कोई ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है जहां डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, थीटा भी अलग अलग चेंज होता जा रहा है. हम कहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं. इस सिचुएशन में हम देखें कि एक ब्लॉक को हम ऐसे ऊपर खींच, फोर्स F लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड है और इसका कुछ डायरेक्शन है, और इस तरह से फोर्स से खींचने पर यह बॉडी इस तरह से इस डायरेक्शन में ऐसे डिस्प्लेस होगी. वी यूज्ड टू से व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एंड व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, देयर इज सम वर्क डन बाय द फोर्स. हम कंसेप्चुलाइज करते हैं, देयर इज वर्क डन बाय द फोर्स. Or we used to say, whoever is applying that force, whoever is that agency which is exerting the force, मैं खींच सकता हूं बॉडी को इस तरह से. If I am pulling the body in this direction, I am the agency, I am applying the force. हम कहते हैं then work is done by me. Work done by force means work done by the agent who is applying the force. Work done by the force is defined as F dot S. Work done by the force is F dot S. Force is a vector quantity, displacement is a vector quantity, but their dot product is a scalar quantity. So work is always a scalar quantity. It's a scalar quantity. मैं इधर लिखता हूं, it's always a scalar quantity. Means work have got
magnitude only, it have got no direction. And this work would be defined like this. It's mod S into cos theta. Magnitude of force into magnitude of displacement into cos of angle between them. Once again, जैसा मैंने वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में बताया था, बिल्कुल वही चीज के द्वारा मैं वंस अगेन दो एक्सप्रेशन लिखता हूं. पहली बार में मैं फोर्स को डिस्प्लेस करते हुए एक एक्सप्रेशन लिखता हूं और दूसरी बार में मैं डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करते हुए एक एक्सप्रेशन लिखूंगा. मैं दो फिगर बनाऊंगा. दोबारा इस सिचुएशन को दिखा रहा हूं. मैं एक ही फिगर में स्क्रबल नहीं करना चाहता हूं. फोर्स इधर मैंने दिखाया और डिस्प्लेसमेंट दोबारा इधर दिखाया और दोनों में यह एंगल थीटा. अब हम फोर्स का वह कंपोनेंट लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के अलावा, मतलब फोर्स से हम डिस्प्लेसमेंट पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं और यहां से यहां तक हम एक एरो बना देते हैं. नाउ दिस इज फोर्स कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट. दिस इज mod f cos theta. This mod f cos theta, we call it force component along displacement. मैं वर्क को रिडिफाइन कर देता हूं एस डिस्प्लेसमेंट. मॉड एस ऐसा कैसा ही लिखा रहने दूंगा, मॉड एस ऐसा कैसे ही, और लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement. मैं दोबारा इसी सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं. A body applied with some force F and here a displacement S. And some angle theta between them. Now what I do? मैं फोर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा. मैं फोर्स के अलावा तो एक एक्सिस ले लूंगा और डिस्प्लेसमेंट से एक नॉर्मल ड्रॉप करूंगा फोर्स की डायरेक्शन के अलावा और इधर से एक एरो, एक वेक्टर इस तरह से ड्रॉ करूंगा और इसे मैं कहूंगा मॉड एस कॉस थीटा. मैं अब सिर्फ वही कंपोनेंट ले रहा हूं, फोर्स का वही कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्गे या डिस्प्लेसमेंट का वही कंपोनेंट जो फोर्स के लॉन्गे, क्योंकि वर्क सिर्फ इसी कंपोनेंट की वजह से होता है,
परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से कोई वर्क नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो है। हम कहते हैं दिस मॉड एस कॉस थीटा would be called displacement component. Displacement component along the force, and I'll rewrite the expression for work as work is. अब इस बार मॉड एफ ऐसा कैसे ही, और मॉड एस कॉस थीटा को मैं लिखता हूं फोर्स ऐसा का ऐसा ही, इट्स component of displacement along force. Component of displacement along the force. This is the work done. Expression for work done up. Let me write the unit of force and the dimension of force. अब मैं सबसे पहले यूनिट ऑफ वर्क एंड द डायमेंशन ऑफ वर्क सबसे पहले मैं वहां लिखता हूं। मैं यह अब साफ कर दूंगा, आई डू नॉट नीड दिस। Unit of work. We used to say it's F dot S mod F dot mod F mod S cos theta. Cos theta तो डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस होता है। फोर्स का यूनिट होएगा न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होएगा मीटर। वर्क इट्स SI यूनिट इज SI unit is Newton meter, और न्यूटन की जगह 1 न्यूटन इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, सो वन कैन ऑल्सो राइट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और अभी जब मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा, और आगे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम बताने जा रहा हूं, आई विल से दैट इन फैक्ट जब कोई फोर्स इस तरह से बॉडी को डिस्प्लेस करता है, फोर्स के लगने से जब बॉडी डिस्प्लेस होती है और जब वर्क होता है, इन फैक्ट वर्क डन मीन्स यू आर एडिंग, यू आर पुटिंग सम एनर्जी इनटू दैट बॉडी, यू आर इंजेक्टिंग सम एनर्जी इनटू दैट बॉडी। जब मैं किसी चीज को इस तरह से पकड़ के खींचता हूं, फोर्स लगाता हूं, फोर्स लगा के जब मैं उसको डिस्प्लेस करता हूं, डिस्प्लेस करते समय जब उस पर वर्क हो रहा है, तो जितना भी वर्क मैं कर रहा हूं वह उस बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में चला जाता है। मैं अपने अंदर से एनर्जी उसके अंदर डालता हूं, आई एम ट्रांसफरिंग सम ऑफ माई एनर्जी इनटू इट। और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। 1 न्यूटन पर मीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 जूल। SI यूनिट of work is Newton meter or kg meter square per second square or joules, while
This CGS unit, although हम IIT JEE में, AIEEE में या NEET में हम जो भी एग्जामिनेशन फेस करने जा रहे हैं, their SI unit is always taken as a standard. It's the standard international unit. हमें एग्जामिनेशन में हमेशा जितने भी प्रॉब्लम, जितनी भी सिचुएशन दी जाती है वो इसी सिस्टम पर दी जाती है. बट वी हैव गॉट 2 अदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एज वेल. उसमें भी हम सिर्फ जान लेते हैं कि यूनिट क्या होती है. अनदर वन इज CGS सिस्टम एंड SI सिस्टम. CGS यूनिट of work is dyne centimeter or gram centimeter square per second square, or it's also called ergs. This is CGS unit of work. फोर्स के लिए हम डाइन से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सेंटीमीटर लिखते हैं. सो डाइन्स सेंटीमीटर, या फिर हम लिखेंगे 1 डाइन इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस बिकम्स ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑल्दो वी नेवर कम अक्रॉस विथ सच यूनिट्स. हम ज्यादा प्रॉब्लम से यूनिट पर नहीं करते, सिर्फ बता रहा हूं फॉर नॉलेज पर्पस. While FPS unit of work is, FPS में फोर्स होता है पाउंडल. पाउंडल LBS. पाउंडल is denoted as LBS. पाउंडल फैक्ट. Poundal is denoted by LBS, in distance in feet. Or pound feet square per second square. This is the FPS unit of work, rarely used. मगर मैं जो शीट देने वाला हूं उस शीट में यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन SI सिस्टम, while few problems, 1 or 2 problems over CGS system, and definitely 1 or 2 problems over FPS units as well. मैं इसलिए सभी तरह के प्रॉब्लम देता हूं so that you should be well versed with any type of सिस्टम, कन्वर्जन सिस्टम. अब इधर मैं एक बात और रिकॉल करा दूं जो इसके पहले भी किसी ने मुझसे पूछी थी. द वैल्यू ऑफ G, द वैल्यू ऑफ G, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G. This G is 9.81 meter per second square. This is an SI unit. 981 centimeter per second square is CGS unit. FPS unit में G की वैल्यू जरूर लिख दीजिए. कितना है? 32 feet per second square. शीट में जब प्रॉब्लम आते हैं, FPS सिस्टम में भी प्रॉब्लम आते हैं, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि G की जो वैल्यू है SI सिस्टम में 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS सिस्टम में 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, FPS सिस्टम फीट पर सेकेंड स्क्वायर में इट्स 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ G. नाउ let me write the dimension of work, dimension formula for work.